जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको ये तो पता है जो हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसको हम लोग कहते हैं उस पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने ऊंचे इस माउंट एवरेस्ट को कैसे मेजर किया गया था? आज का जो हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसी चैप्टर का यूज करते हुए मेजर किया गया था। ठीक है, कैसे किया गया था इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि आज का ये जो मेरा लेक्चर है इसके 4 सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले सेगमेंट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे। थर्ड में हम लोग उन स्टेप्स को सीखेंगे जिन स्टेप्स का यूज करके हम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फोर्थ सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो इनको तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। और रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कुछ पॉइंट्स में ही याद करेंगे, ठीक है ना, मतलब समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई एक ट्रायंगल होता है, उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में लिखते हुए चलूंगा मैं। हम लोग स्पेसिफिक टू राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे, तो इसको सही से समझते हैं। सबसे पहले होते हैं ये 3 एंगल्स, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, और एक तो 90 डिग्री होता ही है। और ये दो एंगल जो अल्फा बीटा है ये जोड़ करके 90 डिग्री बनाते हैं। ये जो दोनों 90 डिग्री हैं ये फर्दर जाकर के 180 बनाते हैं, जो कि एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। क्लियर? और बाकी 3 एलिमेंट होते हैं 3 साइड्स। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए पहला हम लोग मान लेते हैं हाइपोटेनस, दूसरे को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेंगे और तीसरे को हम लोग मान लेंगे बेस। तो अब अगर हम इन तीनों में से एक समय में दो को उठाते हुए रेशियो बनाएं तो हमारे कितने रेशियो बन जाएंगे? 6 रेशियोज। और वो कौन कौन से 6 रेशियोज होंगे? पहला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इन्हीं का इन्वर्स हो जाएगा फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 रेशियोज बन गए। अब अगर इन सभी रेशियोज को शॉर्टकट में हम लोग लिखें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। और इसका इन्वर्स जो है वो इस तरीके से होगा, जबकि साइन कॉस टैन इस तरीके से होंगे। इतना समझ में आया? उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर ये एंगल्स और इसमें से भी ये जो 2 एंगल्स हैं अल्फा एंड बीटा, अगर ये स्पेसिफिक होते हैं तो ये जो रेशियोज हैं ये भी स्पेसिफिक वैल्यू देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए ये टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो ये सेगमेंट था, फर्स्ट सेगमेंट, ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे आज का जो चैप्टर है उसके कुछ डेफिनेशंस पर। सबसे पहला है लाइन ऑफ साइट, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल लेवल, उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन, और लास्ट में है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, वही डिप्रेशन जो आजकल बच्चों को हो जाता है। इन चारों को मैं एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है? तो वो फिगर एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अगर आप फिगर 9.2 में देखो तो ये जो बच्ची है ये इस पतंग को देख रही है। तो देखने के लिए इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ इसने एंगल करके और तब इस ऑब्जेक्ट को देखा है। तो अगर ऐसा केस बनता है जहां पर सर को उठाना पड़ रहा है तो वहां पर जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और ये लाइन ऑफ साइट है। अब फिगर 9.3 में देखो जो इसके जस्ट नीचे है, यहाँ पर सर को झुकाना पड़ रहा है। सर को झुकाने का मतलब कि डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है? और लाइन ऑफ साइट तो वही है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक। और इन सब के बाद एक थियोडोलाइट नाम से एक डिवाइस होता है, और इस डिवाइस के बारे में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा, ठीक है? अब जो थर्ड सेगमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। और थर्ड सेगमेंट इस बात पर है कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। क्लियर? इसमें से यूजफुल डेटा हम लोग फिल्टर करेंगे। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये यूजफुल डेटा फिल्टर कैसे किया जाएगा तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं अभी एक एग्जांपल लेकर के इस पूरे चीज को समझा दूंगा, ठीक है? तो पहली बात तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और उसमें से यूजफुल डेटा को फिल्टर आउट कर लेना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक अ रफ स्केच ऑफ द गिवन situations of the objects।
क्लियर है? एक रफ स्केच बनाएंगे। पहले में क्या करेंगे कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, यूजफुल डेटा को फिल्टर आउट करेंगे, और उस यूजफुल डेटा को फिल्टर आउट करने पर हमें एक अपने माइंड में रफ स्केच बनेगा, ठीक है? और उस रफ स्केच को हम लोग अपनी नोटबुक पर बना लेंगे। ये जो स्केच होता है यूजुअली ट्रायंगल का फिगर होता है, ठीक है? हो सकता है कि एक ट्रायंगल दे दे, या फिर इसी ट्रायंगल में एक दूसरा ट्रायंगल ऐसे इनकॉर्पोरेट कर दे, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रायंगल ऊपर दे दे और एक ट्रायंगल ऐसे नीचे दे दे, है ना? तो एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, और जैसा ये दूसरा ट्रायंगल है और तीसरा ट्रायंगल यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। खैर, तो हमारे लिए जरूरी क्या है, ये क्वेश्चन, ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 ट्रायंगल दे दे और उसका केस कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना? और ये मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसा अगर फिगर बन रहा है तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन डिफिकल्ट तो उनके लिए है ना भाई, जो सही से क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, या नहीं प्रैक्टिस किए हैं। मैं तो आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप आराम से बस वीडियो को देखो और सही से प्रैक्टिस करो। आपका एग्जाम बहुत धूमधाम से निकलेगा। क्लियर है? अब ये बात ध्यान रखना, सारी की सारी कहानी इस ट्रायंगल वाले फिगर में ही छिपी रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा क्वेश्चंस होता है ना, उस क्वेश्चन में जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करके निकालना होता है, वो इसी ट्रायंगल के दिए हुए इक्वेशंस में छिपा होता है। तो ध्यान रखना कि ट्रायंगल जो होते हैं एक एक इक्वेशन देते हैं। एक ट्रायंगल एक इक्वेशन देगा। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, टू ट्रायंगल्स गिव टू इक्वेशंस, है कि नहीं? ऐसे ही करके अगर 3 ट्रायंगल्स हैं तो 3 इक्वेशन देंगे। और जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि इक्वेशन में क्या क्या होता है भाई। इक्वेशन में कुछ वैल्यू नोन होती है और कुछ वैल्यू अननोन होती है। इस नोन और अननोन वैल्यू के बीच में ही हमें पूरा खेल खेल जाना है, ठीक है? अब इन सभी चीज़ों को जो भी मैंने बताया, अगर अभी तक आपके माइंड में नहीं आया, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके बुक का ही, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है? उसकी हेल्प से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो आपके सामने ये 3 फिगर्स मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? ये एग्जाम्पल नंबर 3 का फिगर है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 का फिगर है, जिसको हम लोग अभी सॉल्व भी करेंगे, मतलब सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। और ये एग्जाम्पल नंबर 6 का फिगर है। आप एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो तो इसने सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिया है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो तो ए डी और बी, एक तो ट्रायंगल है ही, और एक ट्रायंगल ये ए सी और बी के बीच में बन रहा है, ठीक है? ध्यान रखना, एक ट्रायंगल ए डी और बी के बीच में बन रहा है, और एक ट्रायंगल ये ए सी और बी के बीच में बन रहा है। 2 ट्रायंगल्स हैं, इसको सॉल्व करेंगे और समझ में आएगा अच्छे से। फिर यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है, इसमें भी 2 ट्रायंगल्स दिया है, ठीक है? एक पी ए सी और एक पी बी डी, ठीक है? खैर, 2 ट्रायंगल दिया है, और यहीं पर हमें चीजों को समझना है कि आखिर 2 ट्रायंगल दे करके वो हमसे चाहता क्या है ना? एक ट्रायंगल भी तो दे सकता था, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया था। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। खैर, इसको सही से समझ लेना है। देखो, बात क्या हो रही है, टावर के शैडो की। द शैडो ऑफ अ टावर, टावर के शैडो की बात हो रही है। बोले ठीक। और टावर क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन पर है, हाँ तो वो तो होगा ही ना। और ग्राउंड लेवल पर है तो भाई ग्राउंड पर ही तो स्टैंड होगा ना। लेकिन ये जो शैडो है ना, ये शैडो, टावर का जो शैडो है, ये 40 मीटर लॉन्गर पाया गया। 40 मीटर लॉन्गर पाया गया, हाँ। किससे लॉन्गर पाया गया? व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अच्छा, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री तक था, उस समय 40 मीटर ये ज्यादा बढ़ गया था। किससे बढ़ गया था भाई? तो ये जो दैन शब्द है ना, इसके बाद वो है कि किससे बढ़ गया था। व्हेन इट इज 60 डिग्री। अच्छा, मतलब कि अगर मैं रफ स्केच बनाऊं तो ये तो भाई अपना टावर मान लो कि खड़ा ही रहता है ना। टावर क्या रहता है? खड़ा रहता है। अच्छा, सन यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं सन होगा, है ना? सॉरी सूर्यदेव, लेकिन मैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको इतना छोटा बना दिया। खैर, अगर सन यहाँ पर है तो इसका जो शैडो है वो कुछ ऐसे जाएगा। तो कह रहा है कि सन अगर यहाँ पर था तो ये 60 डिग्री का एंगल के साथ क्या बना रहा था? शैडो बना रहा था। और जैसे ही सन थोड़ा आगे बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि शैडो भी आगे बढ़ेगा।
और शैडो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बोले ठीक। तो क्या ये हमारा रफ स्केच सही है? बोले हाँ सही है। अब इसी रफ स्केच पर नेमिंग कर देते हैं, है ना, ए बी सी और ये डी। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये तो देख लो पूछा क्या है। तो देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, मतलब कि ए से बी का जो इलेवेशन है, हाइट है, वो पूछा है। बोले हाँ। तो चलो, ये तो एक एग्जांपल है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो भाई ये एच बना दिया इसने, है ना, और उसके बाद ये जो है इसको एक्स बना दिया इसने। ये मुझे कैसे पता चला? ये रहा, ये जो लाइन है, इस लाइन में साफ साफ लिखा है कि बी से सी को इसने एक्स मान लिया है और ए से बी को इसने एच मान लिया है। मैथमेटिकली अगर इसको कोड किया जाए तो डी से बी कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है भाई, 40। ये रहा 40 और ये एक्स, इसका डिकोड करोगे तो क्या पता चलेगा? 40 मोर देन एक्स, 40 मोर देन एक्स। बोले ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है 40 टाइम्स मोर देन बोल देता है, तो 40 टाइम्स मोर देन के समय 40 मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स के साथ। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम ऐसा ही लिखेंगे। नाउ वी हैव टू राइट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी। अब देखो, ए बी सी लिया, tan इसने ठोक दिया और एक इक्वेशन बना करके छोड़ दिया, खत्म। फिर उसने ए बी डी लिया, फिर इसने उसी में tan ले लिया और इसने ये जो है दूसरा इक्वेशन बना करके छोड़ दिया। ठीक। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेकर के देखो यहाँ पर सॉल्व करेगा ये बात समझ में आई? तो जब ये सॉल्व करेगा तो हमारे पास दो अननोन है, पहला अननोन है एक्स, दूसरा अननोन है एच, और हमारे पास दो इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला। तो हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो पढ़ करके उसका यूजफुल डेटा फिल्टर आउट करो, उसके बाद एक रफ स्केच बनाओ आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। वो रफ स्केच जो होते हैं वो यूजुअली एक ट्रायंगल के रूप में होंगे, हो सकता है एक नहीं दो हो, तीन भी हो सकता है। और ये बात ध्यान रखना कि एक ट्रायंगल एक इक्वेशन देगा, दो ट्रायंगल दो इक्वेशन देंगे, तीन ट्रायंगल तीन इक्वेशन देंगे। और इक्वेशन में कुछ वैल्यूज नोन होती हैं, कुछ अननोन होती हैं, और उन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो जो जो पूछा है सब आप पता कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा। तो यहाँ तक तो सब हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11। ठीक है, तो फिगर तो उसने पहले से ही दे रखा है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। और जब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इजीली इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि भैया ठीक है, आपने जो पूछा है ए और बी की दूरी पूछी है, यानी कि हाइट पूछा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी रखा जाता है। ठीक है, तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो है ही इसका नाम, और हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं इस चैप्टर को। इस फिगर पर ही समझो, उसने 30 डिग्री का एंगल दिया, यानी कि हमारा एंगल का कंसिडरेशन यहाँ से होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस तो है ही 90 के अपोजिट, और ये अपना बचा हुआ बेस हो गया। क्लियर? उसने क्या पूछा है, इसी की वैल्यू को पूछा है, इसको हम h मान लेंगे, है ना। लेट सपोज द हाइट ऑफ द पोल इज h मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है तो मीटर में ही लेंगे हम। और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। देन इन ट्राइंगल, ध्यान रखना यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि हाँ हम किस ट्राइंगल पर वर्क कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई 20 मीटर। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होगा, ये होता है 1/2 इज इक्वल टू h/20। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास h की वैल्यू मिल जाएगी 10 मीटर। बोले कैसे? इस 2 से इस 20 को हम 10 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 10 फिर आगे जा करके उधर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक, तो ये रहा न्यूमरेटर में आ गया है, ठीक है ना, और h तो पहले से ही न्यूमरेटर में है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करेंगे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। हमने कहा अच्छा, एक पेड़
तूफान की वजह से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। यहाँ पर ध्यान रखना, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे देखो, ये एक ट्री है, ठीक है, इस पर क्या हुआ, स्ट्रोम आया, स्ट्रोम की वजह से, ये ट्री थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं कि ट्री लगे, तो स्ट्रोम की वजह से ये क्या हो गया, यहाँ से टूटा, और इसका जो टॉप है यहाँ पर ग्राउंड पर, ये इसको अगर मैं ग्राउंड मान लूं, तो ग्राउंड पर ये टच होने लगा है ना। तो मान लो ये वाले पॉइंट पर टच हो रहा है, कौन से पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो एक ये पॉइंट जहां पर टच हो रहा है, एक ये पॉइंट जहां से ये इसका रूट है, और एक ये वाला पॉइंट जहां पर से ये टूटा है, ठीक। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो नॉर्मल केस में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, ठीक है। नॉर्मल केस का मतलब कि अगर कोई स्पेशल केस होता तो इस क्वेश्चन में दे दिया जाता कि भाई जो ट्री है वो पहले से ही बेंड है, ये वो ऐसा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो 90 डिग्री यहाँ पर लेकर के चलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि जैसे ही इसने टच किया, टॉप ने ग्राउंड को टच किया, तो यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर टच हुआ है ना। एक तो पेड़ टूट गया है, इनको एंगल निकालना है। अब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अच्छा, इस चीज को ना मैं सिंप्लीफाई तरीके से, जैसे ये पेड़ है यहाँ से टूटा है और ये टच कर रहा है ग्राउंड को, और यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो बस उसके ज्योमेट्री से वर्क करना है ना। और उसने बोल रखा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है। हमने कहा ओके, ये 30 डिग्री है, ये 8 मीटर है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अच्छा भाई, हाइट ऑफ ट्री का मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ ट्री का मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये तो टूटा हुआ पार्ट है, लेकिन ट्री ये भी तो है ना, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो पार्ट है ये पूरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा। इसको मान लो h, इसको मान लो x, ठीक है। रफ वर्क कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये रहा a, ये रहा b, और इस तरफ डाल दो c, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो कैसे देते हैं। लेट सपोज द फुट ऑफ द ट्री इज एट पॉइंट a, द पॉइंट at where tree has been broken is point P, and the point where its top touches the ground is C. Then figure 2.1 depicts the situation. तो हमने ये तो बोल दिया कि हाँ 2.1 जो फिगर है वो सिचुएशन को डिपेक्ट कर रहा है, तो वो कैसे डिपेक्ट कर रहा है? हाँ तो भाई देखो, यही मान लो वो ट्राइंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और यहाँ पर उसने 30 डिग्री का एंगल बोला है ना। अब यहाँ पर फिर से एक चीज लिखेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू एच एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये तो दिया ही है कि ये 8 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। अब सॉल्व करते हैं अच्छे से। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हम लोग कौन सा रेशियो लेंगे? तो ध्यान देना है, हमें एक ऐसा रेशियो चाहिए जिसमें हम कुछ इनपुट दे करके कुछ आउटपुट ले सकें। और इनपुट हम दें तो हमारे पास इनपुट क्या है? इनपुट हमारे पास एक एंगल है जो कि 30 डिग्री का एंगल है। तो भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे वो तो 30 डिग्री पर ही लेंगे, है ना। साइन ले लें, कॉस ले लें, या फिर कुछ भी ले लें। और जो रेशियो है उसमें हमें बेस की वैल्यू पता है। क्लियर? ठीक। बेस की वैल्यू कितनी है? 8। अच्छा, यानी बेस पता है आपको? हाँ। तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम लिखो जिसके रेशियो में यहाँ बेस आ जाए। ऊपर जो भी आएगा वो अननोन होगा, है ना, हाइपोटेनस या फिर परपेंडिकुलर, लेकिन जो भी आएगा हम पता तो कर लेंगे। बोले हाँ पता तो कर लेंगे। ओके, तो अब क्या करें इसमें? एक काम करते हैं, tan 30 डिग्री ले लेते हैं। बोले ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन 8, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 अपॉन √3। तो इसको हम h अपॉन 8 लिख देंगे। तो अब h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू 8 अपॉन √3 आ गया। बोले हाँ, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। बोले ठीक। अब देखो ये जो है, क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ है। h की वैल्यू हमें मिली है, हमें फिर x की वैल्यू भी चाहिए। तो x की वैल्यू का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू का मतलब कि हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस कौन से डेटा में होता है? हाइपोटेनस होता है साइन में या कॉस में। तो इस बार हम लेंगे, नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h
अपॉन हाइपोटेनस यानी कि x, और अगर हम इसको वैल्यू रखने से पहले सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू h अपॉन साइन 30। बोले हाँ। ओके, x इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है 8 अपॉन रूट ओवर 3। बोले हाँ। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन रूट ओवर 3। बोले ठीक। अब हमने कहा कि भाई x तो हमारा क्या था, ये हाइपोटेनस था और परपेंडिकुलर एज था हमारा। लेकिन हमें पता है कि ये जो सिचुएशन दिया गया है जिसमें कि पेड़ टूट करके और ग्राउंड को टच कर रहा है, उसमें पेड़ की पूरी लंबाई h और x को जोड़ने पर तो आएगी ना, क्योंकि h वो पेड़ है जो कि अभी खड़ा है, वो वाला भाग, और ये जो x है वो क्या है, जो पेड़ टूट करके गिर गया वो वाला भाग। तो इन दोनों को जोड़ोगे तब तो पेड़ की ऊंचाई पता चलेगी। बोले हाँ, ये बात तो है। तो चलो इसको करते हैं। नाउ हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू h प्लस एक्स। इट इम्प्लाइज दैट 16/√3 प्लस 8/√3, तो ये हो जाएगा 24/√3। बोले ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें क्या? चलो कर लो। तो इसमें से 3 हम निकाल देते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा अपॉन में √3। बोले हाँ। इस √3 से इस 3 को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 3 में एक बार √3 है मल्टीप्लाइड बाय फिर से एक बार √3 है, तो एक तो कट जाएगा, एक ये बच जाएगा, है ना। और इसीलिए ये बचा हुआ पार्ट और ये 8 आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पर आएगा हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। आंसर ये है, एक्चुअल आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 3 को पढ़ते जाएंगे, इसका रफ डायग्राम भी बनाते जाएंगे। ठीक है, और देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। अगर आप चाहो तो वीडियो को रोक करके आप खुद से भी ट्राई पहले कर सकते हो। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। अच्छा, 2 स्लाइड इनको बनाना है। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक बनाना है जो कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। सी प्रिफर्स टू हैव अ साइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो उसने एक ऐसा स्लाइड, ये साइड नहीं है स्लाइड है, तो उसने एक ऐसा स्लाइड चुना जिसका टॉप जो है वो 1.5 मीटर के हाइट पर सेट हो जाएगा। बोले ठीक। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री के एंगल पर ही इंक्लाइंड होगा ग्राउंड पर। बोले ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्लाइडर का ये टॉप यहाँ से कितना बन रहा है, 1.5 मीटर का स्लाइडर का टॉप है, और यहाँ से स्लाइड होके जाएंगे बच्चे और ये कुछ ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, तो ये तो जो है ये बिलो 5 ईयर एज के लिए है ना, ये किड्स के लिए है, किड्स बोल दो। अब आ जाओ बॉयज पर, तो इनके लिए क्या है, सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड। उन्होंने स्लाइड को थोड़ा स्टीप कर दिया, स्टीप यानी कि हाइट को थोड़ा बढ़ा दिया, 3 मीटर रख दिया। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड कर दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो इस केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा वो पूछा गया है, और ऐसा ही अगर दूसरा बनता तो क्या होता, यही वो पूछा है। बोले अच्छा, x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। भाई देखो, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको मैंने समझा दिया, फिगर भी समझा दिया बना करके, इसको आप होमवर्क में ले लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप इस पर क्या करोगे, भाई देखो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली है, आपको हाइपोटेनस चाहिए, कौन सा रेशियो ठोक दोगे, साइन का। इस पर भी साइन का रेशियो ठोक दोगे, बस सिंपल है। जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने किया वैसे ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखो इतना जो है पहले लिख दो कि भाई एक टावर है ना, ये इसका टॉप है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसको जब हम देख रहे हैं तो हमारा सर उठाना पड़ेगा ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री है ना। थोड़ा आगे चल के देखो तो यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये तो 30 डिग्री है, और आगे बोल रहा है यहाँ पर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो उसने ये टावर की हाइट पूछी है। भाई ये भी सिंपल है, 30 डिग्री लगाओगे, tan लगा देना इसमें। क्यों? क्योंकि tan में हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिलता है।
हमें हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आप tan 30 डिग्री लगा करके h/30 मीटर लगाओगे तो सॉल्व करना वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने बैक टू बैक 2 होमवर्क्स दे दिए तो भाई होमवर्क मत करो, वीडियो को रोक करके खुद ही अभी के अभी ट्राई कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बोले अच्छा, यानी कि काइट जो है वो कैसे बना होगा, काइट यहाँ पर होगा और ये ग्राउंड से 60 मीटर के ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और काइट से ग्राउंड पर कुछ देर के लिए इस स्ट्रिंग को बांध दिया गया। बोले ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब कि यही तिरछापन, ग्राउंड से इसका तिरछापन कितना है, 60 डिग्री है। बोले अच्छा, यहाँ पर भी डिग्री है? नहीं नहीं, ये जो है ना ये मीटर में, यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है। ए पॉइंट पर काइट है, बी पॉइंट ग्राउंड से एलिवेशन लिया गया है और सी पॉइंट जो है वहां पर स्ट्रिंग को टाइट कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ही हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ए से सी का जो डिस्टेंस है ना इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, क्योंकि जिसको हमें फाइंड आउट करना रहता है उसको ना हम इजी टू सॉल्व फ्लेवर में लिख देते हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब आपको अगर स्लैक ये क्या होता है, देखो होता क्या है कि ये आपका मान लो काइट है, ये क्या है, काइट है, और यहाँ पर कोई है जो इसको उड़ा रहा है ना। तो इसका जो स्ट्रिंग है वो ऐसे करके जाएगा ना, मतलब कि हल्का सा इसमें कर्व आ जाएगा। ठीक है ना, हल्का सा इसमें आर्च आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आर्च आया है ना इसी को कॉमन लैंग्वेज में स्लैक बोला जा रहा है यहाँ पर, ये वाला स्लैक। तो उसने कहा है कि स्लैक को आप कंसीडर मत करो, आप यूं मान लो कि ये जो लाइन है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन समझ लेना। तो वही मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ले लिया है, यही चीज है। सारी चीजें समझ में आ गई। बी पॉइंट से तो हम इसका एलिवेशन लेंगे ही लेंगे 60 मीटर, और सी पॉइंट पर इसके स्ट्रिंग को टाइट कर दिया गया है। ए पॉइंट पर वो अभी काइट है जो कि उड़ रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। लेट अज्यूम द काइट इज फ्लाइंग at point A and at point C the string has been tied as shown in the figure 5.1। और इसी के साथ यहाँ पर आप फिगर का नाम दे दोगे, है ना, तो 5.1 है तो फिगर 5.1 लिखते रहा हूँ मैं। अब स्टार्ट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब ABC ट्राइंगल में हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो लगाना है, लेकिन रेशियो ऐसा लगाना है, रेशियो को कैसे लिखते हैं, कुछ ऊपर रहता है कुछ नीचे रहता है ना, तो यही टाइप होता है रेशियो को लिखने का। अब देखो यहाँ पर जो रेशियो होगा ना वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का होना चाहिए। बोले क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है और हाइपोटेनस हमें पता करना है। ये बात समझ में आई। तो अब ये बताओ, एंगल तो हमारा 60 रहेगा ही, लेकिन ये बताओ ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो बनता है। तो या तो साइन होगा या तो कोसेक होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर साइन लेकर के चलता हूँ, आप कोसेक लेकर के भी चलोगे तो सेम आंसर आएगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कौन सा रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB, और हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पर AC, है ना। यहाँ पर लिखेंगे और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 60 मीटर, और AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं X लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान दो, X तो हमने लिख लिया, एक चीज मिस कर रहे हैं हम। बोले क्या, यहाँ पर ना एक लाइन छूट रही है। कौन सी लाइन छूट रही है, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट सपोज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज X मीटर, है ना। तो अब जाकर के ये सही से हो जाएगा। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये X है, इस X को इस तरफ लाओगे इक्वल के इस तरफ तो क्या हो जाएगा, अभी डेनोमिनेटर में है तो उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ये जो X है ना ये इस 60 से कौन से रिलेशन से अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली फैमिली से अलग है ये, है ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन का एक फैमिली अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक फैमिली अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की फैमिली काम कर रही है। तो अगर यहाँ पर ये X डिवाइड कर रहा है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो X इज इक्वल टू, अब ये √3/2 उस तरफ जाएगा, है ना, उस तरफ जाएगा तो जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाएगा।
और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे लिखा जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय √3। फर्दर सॉल्व करो, ये जो √3 है यहाँ कटने वाला है, तो 120 को ऐसे लिखो कि उससे 3 बाहर आ जाए। तो कैसे लिखोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 40, क्योंकि 340 ज़ा 120 हो जाएगा √3। ये इसको काट सकता है। क्यों काट सकता है, क्योंकि इस 3 में √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 छिपा हुआ है, तो एक √3 कट जाएगा, तो ये 40 और ये √3 आपस में बच जाएंगे, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 40√3 मीटर। यहाँ पर आंसर तो लिख देंगे, लेकिन एक और लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। Therefore, length of a string is 40 into √3 meter and this is the final answer. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो देखो मान लो कि यहाँ पर ये एक बॉय है, ये 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, तो टॉल है तो ये कहाँ रहेगा, ग्राउंड पर ही रहेगा ना, कितना भी लंबे हो जाओ तुम ग्राउंड पर ही रहोगे ना भाई। और ये कुछ डिस्टेंस पर, किसके कुछ डिस्टेंस पर, एक बिल्डिंग के, है ना। तो बिल्डिंग जाहिर सी बात है कि इस बच्चे से बड़ी होगी, तो ये मान लो कि बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कितनी मीटर टॉल है, तो 30 मीटर। ठीक है ना, 30 मीटर टॉल है, हमने कहा ठीक। द एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम हिज आईज, तो अब देखो ये जो बच्चा है इसका आई क्या है, यहाँ पर होगा ना, इसका आई ऐसे देखेगा ना। इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ये है, और इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। मैं अब सीधे सीधे बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये था ना, तो ये 30 डिग्री था। ठीक है, और ये 30 से 60 हो गया, इंक्रीज हो गया ना, 30 टू 60 हो गया, यानी 30 से यहाँ पर मान लो कि ये बच्चा जो है वो आ गया है, तो ये 60 हो गया है। ये कितना हो गया है, इसी हॉरिजॉन्टल लेवल से 60 डिग्री हो गया है। ठीक, अब अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये बिल्डिंग तो 30 मीटर है, हाँ बिल्डिंग तो 30 मीटर ही रहेगी ना भाई, लेकिन क्या है, बच्चा भी तो 1.5 मीटर लंबा है, तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर जो हमारा ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की जो इफेक्टिव हाइट है जिस पर हमें वर्क करना है, वो 30 में से 1.5 घटने के बाद लेंगे। ठीक है, अच्छा ये पूछ क्या रहा है ये भी देख लो। पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये जो बच्चा है जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चला है, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, इसको x मान लेंगे हम। ठीक है, और जो ये बच गया है इसको हम y मान लेंगे। ओके, तो ये हमारा रफ डायग्राम था, ये मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन किया। अब मैं डायरेक्टली इस डायग्राम को पुट करूंगा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये 30 डिग्री है ना, और ये 60 डिग्री है। हमने फिगर को बहुत अच्छा समझ लिया है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जो बच्चा था वो सी पॉइंट पर था, उसके बाद डी पॉइंट पर आ गया। ओके, तब हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन शॉर्टकट में। इस फिगर को नाम दे देंगे फिगर 6.1, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट सपोज बॉय वॉक्स फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी टुवर्ड्स द 30 मीटर हाई बिल्डिंग ए बी नहीं ए ई। इस वाले पॉइंट को मैं ई बोल दे रहा हूँ, बोले क्यों, ए बी सी डी हो तो गया, और ई पॉइंट ज्यादा जरूरी था तो वो लिख दिया ई पॉइंट। ओके, ए से ई की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, बट उसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 को। यहाँ पर लिखेंगे एज सोन इन फिगर 6.1। ओके, लेट सपोज द डिस्टेंस बॉय ट्रेवल्ड x मीटर, इतना कर दिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, हमें कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं भाई, 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, हम ट्राइंगल की बात यहाँ पर करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल की सिर्फ बात करेंगे। अगर आप देखो ए बी सी, ये कुछ ऐसा है जहां पर ये 30 डिग्री बन रहा है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो गया। एक और ट्राइंगल कौन सा हो गया, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कि ये ए है, ये बी है और ये डी है, और यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल देख सकते हैं। ध्यान रखना, एक ट्राइंगल एक इक्वेशन देगा, दूसरा ट्राइंगल भी एक इक्वेशन देगा। जब 2 इक्वेशन हमें मिल जाएंगे तो हमारे पास 2 अननोन है, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन से अननोन है, x और y 2 अननोन है, और हमारे पास 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ट्राइंगल है। बात समझ में आ गई, तो अब देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी
सी। एबीसी ट्राइंगल में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, तो वो कितना हो जाएगा 28.5। ठीक है ना, 28.5 का मतलब कितना हो गया 57/2। बोले ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल में ये वैल्यू तो हमने देख लिया कि ए बी की वैल्यू ये है। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा tan क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो हमें क्या है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है ए बी, और बेस की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो जो पता है उसको तो हम रखेंगे ही ना, और बेस जिसको निकालना है वो भी हमें रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर और बेस के लिए tan को सेलेक्ट किया। बोले ठीक है। तो tan 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट इज 57/2 डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा x प्लस वाई। हमने कहा ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना 57 जो है उसके अपॉन में 2 है, तो वो x और y के साथ चला जाएगा, 2x प्लस वाई। ठीक है, शॉर्टकट में यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो a/b और होल अपॉन में x/y रहता है ना, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला गुणा हो जाता है और ऊपर में ही रह जाता है ना, न्यूमरेटर में। फिर ये जो है इसके साथ गुणा हो जाता है और डेनोमिनेटर में रह जाता है। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है, तो इस वाले केस में ये y छिपा हुआ है, ये y जो है वो छिपा हुआ है और y की जगह 1 है। ठीक है, यहाँ पर तो इसलिए हम इस b को इस x के साथ गुणा करके डेनोमिनेटर में ही रहने दिए, जैसे कि यहाँ पर ये b है और ये पूरा इसके साथ गुणा हो करके यहाँ पर देखो ये डेनोमिनेटर में है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई को एक तरफ करेंगे, बाकी सारी चीजों को एक तरफ हटा देंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 57 के साथ चला जाएगा, 57 मल्टीप्लाइड बाय √3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, नोट कर देना। अब ट्राइंगल ए बी सी तो लिए थे, ए बी डी लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ पर देखो 60 डिग्री में हमें क्या है कि tan 60 लेना पड़ेगा फिर से, और यहाँ पर बेस की जगह पर y है और परपेंडिकुलर की जगह पर y 57/2 है। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अच्छा, इससे पहले वाले में ना tan 30 वाले में मैंने ये नहीं लिखा था, डायरेक्टली उसको कर दिया, लेकिन आप लोग ये लिख करके करना। ए बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 57/2 और होल अपन में बी डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ y। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। ओके, √3 इज इक्वल टू 57/2 और फिर से यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, अब y को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 57/2 √3। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन मिला और दूसरा इक्वेशन ये मिला, दो इक्वेशन हमारे पास हो गए, और इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम x और y दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे y की वैल्यू तो हमें मिल गई है, x की वैल्यू बस निकालनी है। अब हम लिखेंगे नाउ बाय ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 57√3 होल अपॉन में 2। आगे क्या है y इज इक्वल टू 57 होल अपॉन में 2√3। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो y से ये y कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और x इजकल टू क्या हो जाएगा x इजकल टू 57√3 होल अपॉन 2 में से माइनस हो जाएगा 57/2√3। ये बात समझ में आ गई। ओके, देखो इसको माइनस करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लग रहा है, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जरा सा इसको इधर हटाते हैं। अब देखो इस पूरे में अगर मैं ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहली बात तो इसका टोटल वैल्यू चेंज होगा ही नहीं, लेकिन एक मेरा काम बन जाएगा। बोले क्या, ये देखो 2 इंटू √3 आ जाएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 इंटू √3 है, तो डेनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा, और सेम हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले उस बेचारे को इस तरफ तो लेकर के आओ। लो भाई, इसको लेकर के आ गए यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो √3 है ब्लैक वाला और ये जो रेड वाला √3 आपस में गुणा होकर के क्या कंप्लीटली 3 नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा जी। तो चलो ठीक है, इसको लिखो 57 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल अपॉन 2√3। इसमें से माइनस हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2√3। बोलो, बात समझ में आ गई। ओके ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो 57 2√3 जो है ये हमारा कॉमन आ जाएगा। मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा रंगीन
मन हो रहा है। 57 डिवाइडेड बाय 2√3 और यहाँ पर लिखेंगे 3 - 1। अरे इसको इधर लाओ भाई, जगह बहुत कम पड़ रही है। अब लाओ यहाँ पर, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 2 हो जाएगा ना, और इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 57/√3, 57/√3। एक तो ये आंसर आपका होगा। अगर नहीं भी है, मतलब मैं बुक तो देख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं भी है तो एक और आंसर हो सकता है। बोले क्या होता, क्या है ना कि एक तो ये √3 एक इरेशनल नंबर है, ये खुद ही PYQ के फॉर्म में नहीं रहता है, और इसको आप न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में रखोगे तो ये और भी खराब लगेगा। तो एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म का रेशनलाइजेशन कर देते हैं और तब लिखते हैं। बोले ठीक है, कर दो। तो ऊपर नीचे फिर से √3 से गुणा कर दो। अरे कितना √3 से गुणा करोगे भाई? अरे जब तक सही नहीं होगा ना तब तक करेंगे। 57√3 तो चिपक करके रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर √3 और ये √3 आपस में मिलकर के 3 बन जाएंगे। ये 3 इसको काट देगा 19 टाइम्स में, और फिर हमारे पास एक आंसर आएगा अलग सा, वो होगा 19√3। अब दिखने में तो यही अच्छा है, तो मेरे ख्याल से यही फाइनल आंसर है। तो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अरे बहुत लंबा जा रहा है, एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं चीजें क्या क्या है। ये अप्रोच भी ध्यान रखो। पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड पर एक पॉइंट है, बोले ठीक, यानी कि ग्राउंड चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, बोले ठीक है। ये लो भाई, ये रहा ग्राउंड। अरे कैसा ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड और ये रहा पॉइंट, ठीक है। ये इतनी बात समझ हो गई। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि इस तरफ जाएंगे। डिप्रेशन बोलता तो इस तरफ जाता है, लेकिन डिप्रेशन नहीं है, एलिवेशन है, इस तरफ जाएंगे। ये रफ स्केच बना रहा हूं मैं, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। अच्छा यानी कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। देखो एंगल्स लिखा है, प्लूरल है ससुरा, तो हम कहेंगे ठीक है, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। बोले ठीक है, किसका? तो बॉटम एंड द टॉप। अच्छा बॉटम भी है टॉप भी है, चलो मान लो ये बॉटम हो जाएगा और ये टॉप हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। तो बॉटम टॉप तो हो गया, किसका बॉटम टॉप भाई बताना जल्दी। तो ये रहा ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अरे पगलैट, ट्रांसमिशन टावर तब से समझ में नहीं आ रहा था, है ना। पर मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, ये पता नहीं क्यों एनसीईआरटी वाले इतने लंबा लंबा डाल देते हैं, सेंटेंस सेंटेंस डाल देते हैं लंबा लंबा। खैर, तो ट्रांसमिशन टावर है, यानी कि ये जो है ट्रांसमिशन टावर का बॉटम होगा और ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप होगा, रेड वाला। तो चलो हमने कहा कि ये रहा आपका ट्रांसमिशन टावर, ओके। और यहाँ से यहाँ तक तो एक वो है ना, बिल्डिंग है ना, उसने बोला है ना कि भाई यहाँ भी बिल्डिंग भी है। तो कहाँ है बिल्डिंग? अच्छा ये रहा बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग। कितनी हाई बिल्डिंग है? तो 20 मीटर है। बोले ठीक, ये मतलब ये 20 मीटर है, हाँ ठीक है। अच्छा इतना सब तो दे दिया, अभी तक वो ये तो बोल दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन कितना बन रहा है ये तो बताया ही नहीं। वो बताया है, तो बताया है ये इतना टेढ़ा है ना कि अब क्या ही बताऊं, बट टेढ़ा है पर मेरा है। खैर ये देखो, ये रहा 45 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आना चाहिए। तो 45 डिग्री एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ये इतना कठिन काम है पता करना। अब बताओ भाई, ये इतना कठिन काम कौन देता है यार? ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 45 डिग्री है, बहुत ज्यादा कठिन है ये। और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 60 डिग्री है ना। तो ये तो पता करना बहुत ही कठिन था ना। खैर ठीक है यार, हम लोगों के पास टैलेंट है, कर पता तो कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक स्केच बन के रेडी हो गया। अब इसी स्केच पर नेमिंग करेंगे और जो भी डेंटिंग पेंटिंग करना है सब करके आगे सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आई? खैर अच्छा, ये हमने फिगर तो बना लिया, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो डी से सी की जो वैल्यू है ना, इसको हम क्या लेंगे? इसको हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें लिख दो, है ना, और बाकी बाद में जाकर के वहां पर जब हम लिखेंगे तो सारा स्पेसिफाई कर देंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या था? 45 डिग्री, है ना। बहुत मुश्किलों से पता चला था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री था? तो ये 60 डिग्री था, है ना। तो 45 डिग्री 60 डिग्री ये तो हमने देख लिया। सारा फिगर बन के रेडी हो गया है, नेमिंग भी हो गई है। लेकिन इस फिगर में हमने क्या, कहाँ पर, किस चीज को लिखा है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। तो कर देंगे। अच्छा ये भी तो देख लें कि ये पूछा क्या है 7th नंबर क्वेश्चन में। 7th नंबर क्वेश्चन में इसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। एक मेरे कोचिंग में बच्चा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था लास्ट में पूछता था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर तो वो कहता है कि खुद ही पता कर ले, तेरे बाप का नौकर नहीं है।
तो जब भी ये चीजें आती है माइंड में तो उसका सीन याद आता है। यार कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो सॉल्यूशन सेवेंथ क्वेश्चन का, सेवन बहुत टेढ़ा हो गया यार, अभी इतना भी टेढ़ा मेरा नहीं है, ये है, हाँ ये ठीक है, देख रहे हो ऐसा लग रहा है हेयर स्टाइल करा करके आया है ये सेवन, खैर ठीक है। हाँ लिखेंगे यहाँ पर, लेट सपोज ए बी इज द ट्रांसमिशन टावर एंड बी सी इज द, क्या है बी सी, है गली है, अरे गली नहीं है भाई, इस क्वेश्चन पर ध्यान दो ना, बी सी इज द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर बिल्डिंग, एंड डी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर जो पॉइंट है वो डी हमने स्पेसिफाई कर दिया सब, है ना। एक और चीज लिख देते हैं, लेट सपोज सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, ओके। और इतना लिखने के बाद एक थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे, एज सोन इन द फिगर 7.1, एज सोन इन द फिगर 7.1, बोले ठीक है भाई। अब जा करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन वाले क्लास में बार बार मुझे ये सब चीजें लिखना पड़ता है, ऑफलाइन में बच्चे ये सब लिख लेते थे, मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्शन बनता था कि हाँ भाई लिख लोगे ना, हाँ लिख लेंगे, तो हो जाता था, और फिर हमें लिखना नहीं पड़ता था, सिंपली हम लोग सॉल्व कर देते थे, मतलब मैं सॉल्व कर देता था। बट अब कोई ना, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन तो हो नहीं पा रहा है, बस कमेंट सेक्शन खुला है। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लोगे, दो ट्राइंगल है आपके पास, एडीसी जिसका एंगल 60 डिग्री है और एक बीडीसी जिसका एंगल 45 डिग्री है, कौन सा पहले लोगे, मेरी मानो तो बीडीसी ले लो, बोले क्यों, देखो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, बेस पूछा है, अगर 45 लेगो तो, है ना। तो बेस और ट्राइंगल में जब निकालने को है और ये 45 डिग्री है तो छोटे वाले को पहले ले लो, क्यों लोगे, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 20 मीटर निकल करके आ जाएगी, कैसे आएगी अभी बताता हूँ, देखो छोटा वाला पहले ले तो लो। नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी, आप कहोगे अरे सर मैं छोटा समोसा नहीं लेता, आप छोटा ट्राइंगल लेने को बोल रहे हो, ये भी तो समोसे जैसा ही दिख रहा है, अरे समोसे जैसा दिख रहा है भाई, समोसा थोड़ी ना है। आगे देखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ओके, तो बी सी अपॉन सी डी लिखेंगे ना, बी सी अपॉन सी डी, ठीक है। अब जाकर के BC की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 20 मीटर लिखेंगे, मतलब 20 ही लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय CD की वैल्यू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। और अब देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 20 आ गई, हो गया ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कह लो या फिर डेटा नंबर 1 कह लो, क्योंकि डेटा की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। अब हम कहेंगे कि अब हम बड़ा वाला लेंगे, छोटे को हमने संभाल लिया, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे, एडीसी, तो आओ ले लो। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी tan 60 डिग्री होगा ना भाई, बोलो tan 60 डिग्री है कि नहीं यहाँ पर, तो tan 60 डिग्री ही होगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 20 मतलब कि परपेंडिकुलर, देख लो भाई ठीक से देख लो, देखो इस 60 डिग्री के वक्त हमारे सामने कौन है यहाँ पर, ये है ना, h और 20 ये दोनों मिल करके A से C तक टोटल वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी एज आवर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा h+20 नहीं हो जाएगा, अरे बोल दो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा भाई, ओके। तो h+20 हम पूरा पूरा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, और x की वैल्यू तो हमें मिल गई है, तो बहुत इजीली हम इसको फाइंड आउट कर देंगे, देखो कैसे, h+20 हो गया अपना परपेंडिकुलर और बेस जो हो जाएगा अपना x हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू हमें पता है क्या है, तो tan 60 की वैल्यू तो पहले लिख लो भाई, tan 60 इज इक्वल टू √3 और h+20, और x की वैल्यू हमें अभी अभी देखा, क्या देखा, 20 देखा, तो 20 लिखो यहाँ पर, है ना। अब इस 20 को इस तरफ भेज दो, तो 20 √3 इज इक्वल टू h+20 हो गया। अब फिर इस 20 को भी इस तरफ भेज दो, अब देख लो यहाँ पर ये जो 20 है h के साथ प्लस का सिंबल बनाते हुए अलग दिख रहा है, इसका मतलब उस तरफ जाएगा तो माइनस का सिंबल बना करके अलग दिखेगा, तो h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस में 20, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 20 को कॉमन कर लो और यहाँ पर √3 -1 हो जाएगा, और यही h की वैल्यू है मीटर में आंसर, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में और रेशनलाइजेशन का कुछ ऐसा स्कोप दिख नहीं रहा है, तो यही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई लोग। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का जो वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
और उसके बाद इसको खुद से ट्राई करना। और मैं सच बता रहा हूँ, ये भी बिल्कुल ही ईज़ी है। मेरा एक ही फंडा है कि एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, है ना? एक बार अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो सेम कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं, तो फिर मेरे में कोई प्रॉब्लम है। बट एज़ फार एज़ आई नो, आई एम गुड एट माय मैथ एंड दैट्स व्हाई आई एम assuring this that you will never lose your confidence. Well, dialogues apart, let's focus on question number 8. It is saying that, अरे सर हिंदी में बोलो ना। हाँ, तो ये कह रहा है कि अ स्टैच्यू, एक स्टैच्यू है। स्टैच्यू मत हो जाना भाई, स्टैच्यू स्टैच्यू नहीं खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये एक ऑब्जेक्ट है, स्टैच्यू एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। हमने कहा ठीक है, तो पहले स्टैच्यू बना लेने दो। ये रहा स्टैच्यू। स्टैच्यू को एक लाइन में बना दिया, इतनी बड़ी बेइज्जती। खैर, ये 1.6 मीटर लंबा है ना? चलो ठीक है, ये स्टैचू है। स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के ऊपर ये स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है। पेडिस्टल क्या होता है? तो एक चित्र में ला करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख लो भाई, यही होता है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ऊपर क्या है? ऊपर ये इसको आप स्टैचू मान लो, और ये क्या हो जाएगा? पेडिस्टल हो जाएगा, है ना? खैर, तो स्टैचू और पेडिस्टल, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर जरूर किसी का मुंह से निकला होगा, अच्छा ये था पेडिस्टल। चलो ठीक है, कोई ना। स्टैचू तो हमने बना दिया 1.6 मीटर, और ये पेडिस्टल, पेडिस्टल कैसा था? खड़ा ही था ना? हाँ, तो ये रहा पेडिस्टल। बोले ठीक, पेडिस्टल भी बन गया। और बताओ सर। टॉप ऑफ पेडिस्टल ये हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर ग्राउंड आ गया। तो लाओ, ग्राउंड कैसे बनता है? ये रहा ग्राउंड, ठीक है ना? अब ग्राउंड पर एक पॉइंट भी लेना है, तो ये पॉइंट मान लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अच्छा, मतलब कि इससे टॉप ऑफ स्टैचू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। बोले हाँ, ये रहा 60 डिग्री। आगे बोल रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। देखो फंसा रहा है हमें, है ना? बॉटम ऑफ द स्टैचू भी बोल सकता था, लेकिन बॉटम ऑफ द स्टैचू एंड टॉप ऑफ द पेडिस्टल दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है? तो सेम टू सेम यहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहा है। ये क्या है? तो ये हमारा कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। बोला ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो पेडिस्टल की हाइट पूछा है। इस बार इसकी वैल्यू पूछा है ना? ये वाली वैल्यू पूछा है। देखो सारा चीज मैंने लिख दिया यहाँ पर, एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के। बस इस वक्त आपको क्या करना है, पहले बड़े वाले को लेकर के एक इक्वेशन बना देनी है, और यहाँ पर इसका जो बेस है ना, ये एक्स रख देना, ये एक्स, ठीक है। और ये जो है जिसको पूछा है हाइट ऑफ पेडिस्टल, इसको एच मान लेना। तो दो अननोन हो गए, कौन कौन से? एक्स और एच। और दो इक्वेशन बन जाएंगे, कैसे कैसे? बड़े वाले और छोटे वाले से, ठीक है ना? और यहाँ पर पहला इक्वेशन तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। छोटा वाला अगर ट्रायंगल लोगे जो कि 45 डिग्री का एंगल है, तो मैंने बताया था कि जैसे ही tan लोगे 45 पर, तो 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ पर h हो जाएगा, ठीक है? इतने बात समझ में आ गई। और फिर वहां पर जब बड़ा वाला ट्रायंगल का इक्वेशन बनाओगे, वहां पर x की जगह h रखोगे, तो एक इक्वेशन हो जाएगा जिसमें कि सिंगल वेरिएबल रहेगा, और आराम से उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं होमवर्क दे रहा हूँ, फाइनली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, फिर से आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। भाई देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप हाफ गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी के जैसे पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को इसके ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ो। ऑब्जेक्ट क्या है? ध्यान दो, हमारा डेटा क्या है? फिल्टर आउट करना है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन है पहला डेटा। दूसरा क्या है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है और कहाँ से है? तो किसका है यहाँ पर लिख दिया, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। और कहाँ से है? तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और कितना है? तो 30 डिग्री है। क्लियर? हमने पहले डेटा पकड़ा। डेटा क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका था? तो एक ऑब्जेक्ट है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप का था। और हमने पूछा कहाँ से था, तो भाई ये टावर के फुट से है। और कितना है? तो 30 डिग्री है। यहाँ तक अभी बात समझ में आई? तो देखो, ये मान लो बिल्डिंग है, और ये मान लो टावर है, दोनों ही खड़े रहते हैं ग्राउंड पर। ये बात सही है ना? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? कोई जुपिटर का तो नहीं ना बैठा है भाई? खैर, तो चलो, ये ग्राउंड हो गया, और ये टावर मान लो, इसको बिल्डिंग मान लो। अब ध्यान दो, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग का टॉप क्या है? ये है। यहाँ पर
जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, तो फुट ऑफ टावर, ये रहा ना टावर, टावर का फुट ये रहा, तो यहाँ से जब इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं तो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, ये तो हो गया। और बोल रहा है आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब कि जब हम बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप देख रहे हैं तो यहाँ पर एंगल कितना मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। बोले ठीक। अब देखो, मैंने ये जो फिगर बनाया है ना, ये तो रफ स्केच है। रफ स्केच में तो बस हम लोग अपने क्वेश्चन को समेट करके देखते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है। अब पूछो क्या? मेरे भाई, जहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, जाहिर सी बात है टावर ऊपर जाएगा, तब जा करके ना ये लाइन जो है और जा करके यहाँ पर फैलेगी और यहाँ पर 60 डिग्री बनाएगी। बात समझ में आई? इसका मतलब कि बिल्डिंग छोटा है और टावर बड़ा है। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है उसकी हाइट ज्यादा होती है, इस बात को भी लिख लेना कहीं पर। तो ये रफ स्केच था। आप जब बनाओगे, या फिर मैं ही अभी सॉल्व करूंगा इसको, तो जब इसको बनाएंगे हम लोग तो वहां पर सही से बनाएंगे। ठीक है। वो पूछ रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग की हाइट पूछी है, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो। हमने कहा चलो ठीक है, एक और डेटा हमें मिल गया। ये रहा बिल्डिंग, ये रहा ग्राउंड, ये रहा टावर, है ना। और बिल्डिंग के फुट से टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा 60 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप जब हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ओके। और इसको हम लोग x मान लेते हैं। चलो इसको दे देते हैं a, इसको b, इसको c और इसको d। ठीक है, नेमिंग कर दिया हमने। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, तो जो जो चीजें हमने यहाँ पर लगाई हैं। अच्छा देखो, a से b की डिस्टेंस दिया है ना, तो इसको भी तो लिख लो। ये कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। ठीक है। और d से c की वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है ना, तो h ले लेंगे इसको। अब देखो फिर से यहाँ पर x और h दोनों अननोन हो गए और दो ट्राइंगल हमें मिले हैं। जाहिर सी बात है कि एक ट्राइंगल से एक इक्वेशन, दूसरे ट्राइंगल से दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन और दो अननोन सॉल्व करेंगे, सभी की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज AB इज टावर, कॉमा DC इज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज x मीटर। फिर से यहाँ पर लिख देंगे, लेट सपोज DC इज इक्वल टू h मीटर। ओके। आगे क्या लिखेंगे, एज सोन इन फिगर 9.1। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, पहले ले लो, है ना, ABC। अब हम कौन सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करें, तो हम यहाँ पर tan का यूज करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि देखो 50 तो हमें पता है, x की वैल्यू हमें निकालनी है और 60 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC हो जाएगा। इसको फर्दर जा करके डेटा पुट करेंगे। AB 50 मीटर है और BC क्या है, x मीटर है। ठीक है ना, तो मीटर मीटर अभी लिख दे रहे हैं, बाद में नहीं लिखेंगे। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में x, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन में √3। ठीक है, x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, हम BDC ट्राइंगल लेंगे, आप देखते चलना। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BDC क्या हो जाएगा, इस बार tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन में x हो जाएगा। x की वैल्यू हमें पता है तो हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अभी थोड़ा सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। h इज इक्वल टू x टाइम tan 30। यहाँ पर लिखेंगे फिर h इज इक्वल टू x की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय √3 एंड मल्टीप्लाइड बाय tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 50 होल अपॉन 3। जब आप इसको क्रॉस करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो मीटर में कुछ वैल्यू आएगी। 3 1 जा 3, 2 बच गया, 0.67 रख देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं और ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर। अच्छा ये ना अप्रॉक्स है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 6 6 6 चलता चला जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.67 मीटर अप्रॉक्स। ओके,
जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो पोल है, अच्छा दो पोल है ऑफ इक्वल हाइट, अच्छा इक्वल हाइट का है, दो पोल है, बोले ठीक है। स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, अच्छा अच्छा। तो हम जरा रफ स्केच बनाते हैं भाई। ये रहा एक पोल, ये रहा उसका दूसरा पोल, यानी कि दूसरा भाई है ना, जुड़वा है दोनों के दोनों, एक पतला एक मोटा हो गया, खैर कोई बात नहीं। और ये ग्राउंड पर ही गड़े रहेंगे ना, बोले हाँ ठीक है ग्राउंड पर ही है, ठीक है ठीक है ग्राउंड पर ही है। अब क्या बोल रहा है, रोड के एक साइड ये है, रोड के एक साइड ये है। तो रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है। अरे बहुत चौड़ा हो गया है भाई रोड। खैर कोई बात नहीं, कहाँ की रोड है, तो 80 मीटर वाइड है रोड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, अच्छा रोड पर फिर से एक पॉइंट आ गया, अच्छा बिटवीन है, तो इस 80 को तो हटाना पड़ेगा ना। तो एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, अच्छा इन दोनों के बीच में है, तो कहीं पर भी हो सकता है ना, बीच में भी हो सकता है और इधर उधर कहीं पर भी हो सकता है, तो हम किसी एक रैंडम जगह पर ले लिए। और बोल रहा है द एंगल्स ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30। हमने कहा अच्छा, तो यहाँ से अगर एक पोल को देखो और यहीं से फिर दूसरे पोल को देखो, तो किसी का 60 है तो किसी का 30 है। बोले हाँ, ये मान लो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। इसी को 60 क्यों लिया, क्योंकि ये थोड़ा खड़ा हुआ दिख रहा है ना। तो ये पॉइंट हो गया, चलो ठीक है, आगे बोलो क्या बोल रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इसने बोला है कि भैया ये तो मैंने आपको 30 दे दिया ना, 30 मीटर। बोले हाँ। तो भाई जब मैंने आपको ये 30 मीटर दे दिया तो पोल की हाइट तो दोनों की सेम है, इसका एच लोगे तो इसका भी एच ले लेना। हमने कहा ठीक है भाई ले लेंगे। अब यही कहानी है यहाँ पर कि हमें इस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। और लास्ट में हमें यहाँ की भी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जो कि हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इन दो टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े का डिस्टेंस अगर हमने पता कर लिया तो बचे हुए टुकड़े का डिस्टेंस इजीली पता हो जाएगा। तो क्या करें, हम देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल हमें मिल गए हैं, दो अननोन हमें पता करने हैं, एक तो एच और ये एक्स, किसी को भी एक्स मान लो, चलो इसको एक्स मान लो है ना। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। अननोन को दो ही रहने देना है ना, तीन मत करना। जैसे यहाँ पर एक्स है, ठीक, और एक्स के साथ आपने फिर वाई भी ले लिया, तो कितने हो गए अननोन, एच भी हो गया, एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया। तो खैर यहाँ पर कर भी सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन तो हमें ऐसे मिल जाएगा ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये भी तो एक इक्वेशन मिल गया है ना। तो तीन इक्वेशन और तीन अननोन हो जाएंगे, लेकिन ट्राई करना कि वाई मत लिखो, इसी को एक्स रहने दो, ठीक है। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अच्छे से बनाएंगे। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट सपोज ए बी एंड ई डी आर द टू पोल्स ऑफ एच मीटर हाइट। ओके, एच मीटर हाइट का दो पोल है, ए बी और ई डी। हमने कहा ठीक है। लेट सपोज पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सी, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, यानी कि हमने इसको x माना है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल्स पकड़ेंगे, उठा उठा कर पटकेंगे और उसमें से इक्वेशंस को बाहर निकालेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लें, यहाँ पर tan ही लेंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेनस का कोई वर्क नहीं है ना, परपेंडिकुलर और बेस से काम है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन, सॉरी पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा ना, ए बी अपॉन बी सी, या फिर एच अपॉन एक्स। ओके, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा h इज इक्वल टू √3 टाइम्स एक्स। अगेन इन ट्राइंगल ईडीसी ट्राइंगल लेंगे, tan 30 डिग्री यहाँ पर ठोकेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर x की जगह, मतलब कि बेस की जगह हम 80 माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर की जगह ईडी लिखेंगे, ईडी अपॉन सी डी, ईडी की जगह h लिखेंगे और सी डी की जगह लिखेंगे 80 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 टैग कर देना। अच्छा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 80 माइनस एक्स, ठीक है। 80 माइनस एक्स उस साइड जाएगा, इज इक्वल टू h√3 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग h इज इक्वल टू √3x इन इक्वेशन 2 वी हैव 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h की जगह √3x रख देंगे, और ऊपर पहले से भी यहाँ पर √3 है, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर
80 को एक तरफ और x को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x है माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू रूट ओवर 3x, यही था ना। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 3, और x की जगह 20 रख दो, 20 यहाँ पर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आंसर। अच्छा, ये मीटर में है, अब ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर एक लाइन लिख लेना खुद से, देयर फॉर द हाइट ऑफ पोल्स आर 20 रूट ओवर 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो आप। अगर क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दिया जाए तो सारी चीजें तो इसने इस फिगर में दे ही दिया है ना। हमें इसके ज्योमेट्री को उठाना है, और फिर से वही चीज, इसमें बहुत ही कम मैं हिंट दूंगा। दो ट्रायंगल आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, क्लियर, और दो आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। बोले कौन सी, ये ए से बी की जो है इसको एच मान करके अननोन, और ये एक्स मान करके अननोन। तो दो ट्रायंगल, दो इक्वेशन मिलेंगे, और दो अननोन आपके पास हैं, इजीली फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर, इसको कर लेना होमवर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें कह रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। किस चीज का एलिवेशन बन रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर कोई केबल टावर है, केबल टावर, और इस केबल टावर का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है भाई, बनने दो। 60 है, अच्छा 60 है, बोले ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अच्छा, मतलब यहीं से अब डिप्रेशन कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, तो नीचे की तरफ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है वो कितना है, वो बता रहा है ना। उसमें बताया गया है इसी केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो अच्छा, टावर की हाइट पता करनी है, इस केबल टावर की हाइट, जिसको हम h मान लेंगे। इतना बात समझ में आया। ये हमने एक रफ डायग्राम बना दिया, यही है इसका डायग्राम। अब हम इसको थॉरोली सॉल्व कर। तो जो हमने रफ डायग्राम बनाया था उसको मैं यहाँ पर पहले बना देता हूँ। तो ये है उसका एक अच्छा सा डायग्राम। ठीक है, अब आप सोच करके बताओ क्या ये डायग्राम सही है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो सही है, और मैं इसका रीजन भी दे रहा हूँ क्यों सही है। देखो, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग मान लो, और ये पूरा क्या है, टावर है। बिल्डिंग कितने मीटर ऊंची है, 7 मीटर। तो ठीक, इसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसके अकॉर्डिंग ये भी तो 7 मीटर ही होगा ना। तो ठीक है, वो भी 7 मीटर हो गया। अब उसने बोला है कि इस टावर का जो फुट है, जो यहाँ पर है, ये फुट हो गया है ना, और ये इसका टॉप हो गया। तो टॉप पर अगर देख रहा है कोई बंदा, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि सर को उठा के देख रहा है। और बॉटम को देख रहा है, 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्योंकि सर को झुका करके देख रहा है ना। और कहाँ से देख रहा है, तो इसी बिल्डिंग के टॉप पर से, यानी कि दोनों एंगल्स इसी बिल्डिंग के टॉप पर से लिए जा रहे हैं। अब क्या करना है, अब इसकी नेमिंग करनी है। ये ए, इस वाले पॉइंट को बी, इसको सी, इसको डी, और इसको ई पॉइंट मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12। तो जाहिर सी बात है, हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिगर बना लेते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, जो भी फिगर में हमने नेमिंग की है उसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर, लेट सपोज AE इज बिल्डिंग एंड BD इज द टावर। यहीं पर लिख देंगे एज सोन इन फिगर 12.1। ओके, आगे लिखेंगे फ्रॉम ज्योमेट्री, सिंस, ये चिन्ह क्या है, सिंस का चिन्ह है। ध्यान दो, ये जो चिन्ह है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि दो आंख और एक मुंह का चिन्ह है, तो इसी को सिंस कहते हैं। ठीक है, सिंस AE इज इक्वल टू 7 मीटर, देयरफॉर यस, सो CD इज इक्वल टू 7 मीटर। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट सपोज BC इज इक्वल टू x मीटर, देन हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7 प्लस x। ओके, अच्छा इसको x नहीं, इसको h मान लो, सॉरी, इसको h मान लो। क्यों h मान लो, क्योंकि ये वर्टिकली है ना, तो वर्टिकल है तो इसको h मान लो। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको x मानो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या हो जाएगा अपना AC। tan 60 की वैल्यू फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan 60 की वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें √3 इज इक्वल टू, BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H, और AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, X। ओके, अब देखो यहाँ पर H इज इक्वल टू √3 x। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है,
अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। अब यहाँ पर हमें tan 45 डिग्री लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ACD में tan 45 डिग्री आएगा। ACD इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, 45 डिग्री एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 7 मीटर वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, ये वाला AC। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CD अपॉन AC। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और CD की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे x, और AC की वैल्यू जो है वो 7 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 7 आ गई, और इसी को इसमें पुट कर देंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट h इज इक्वल टू रूट ओवर 3, h is equal to 7 times root over 3 meter. Therefore, height of tower is 7 plus 7 root over 3. It implies that 7 को हम कॉमन कर लेंगे तो 1 plus root over 3 ब्रैकेट में बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्लियर। मीटर यहाँ पर लिख देखो। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक लाइट हाउस के बारे में क्या है, ठीक है ना। तो लाइट हाउस क्या होता है, देखो ये होता है लाइट हाउस, ठीक है ना। ये लाइट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। टॉप कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइट हाउस है ना, इसके टॉप से कुछ ऑब्जर्व किया जाएगा। ये जो है यहाँ से कुछ ऑब्जर्व किया जाएगा, क्लियर है। और ये कितना ऊंचा है, तो 75 मीटर। कहाँ से, सी लेवल। ये जो सी लेवल है, जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सी लेवल, है ना। तो इस सी लेवल से कितना ऊंचा है, 75 मीटर, ठीक है ना। तो अभी हम इसको हटाते हैं और अपना रफ स्केच बनाते हैं। ओके, तो ठीक है, 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है, ये रहा लाइट हाउस, और ये मान लो सी है ना। तो चलो ठीक है, ये सी बेड हो गया, सी बेड नहीं मतलब सी लेवल हो गया, और यहाँ से इस लाइट हाउस का जो हाइट है 75 मीटर है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। इतना बना लिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस वन। तो टॉप ऑफ यानी कि यहाँ से कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल्स है, प्लूरल है, अच्छा, यानी कि यहाँ पर दो एंगल्स निकलेंगे, एक ये और दूसरा ये। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, दोनों ही एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है, दोनों डिप्रेशन ठीक है निकल गए। ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर होगा, और ये कहीं, यानी कि जो 30 वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कहीं यहाँ पर होगा, और 45 वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से मापा जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है यहाँ से। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 45, क्लियर। यहाँ पर मान लो एक बोट है और यहाँ पर भी एक। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो ठीक है, मतलब एक शिप जो है, एक जहाज जो है वो एक के पीछे ही है, ऑन द सेम साइड। तो हाँ, सेम साइड पर ही तो हमने बनाया है इस, देखो लाइट हाउस इधर है तो सेम साइड पर हमने बनाया है ना। ऐसा भी दे सकता है कि ऑन अनदर साइड, तो इस साइड भी है ना, या ऑन ईदर साइड। ईदर मतलब ध्यान रखना, कोई कोई आइदर भी बोल देता है। खैर यहाँ पर सेम साइड पर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, फिर से ये वही कहानी हो, इस शिप से इस शिप की डिस्टेंस जो है वो पता करनी, ठीक है। और ये 75 दे रखा है, तो अगर इतना निकल चुका है तो आप भी इजीली इसको निकाल सकते हो। लेकिन इसमें एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा थ्योरम लगेगा। कौन सा थ्योरम, देखो यहाँ पर मैं फेयर स्केच बना रहा हूँ। ये लाइट हाउस है, ये सी है, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री ये हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। क्लियर। कैसे हो गया, आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का थ्योरम। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को ऐसे एंगल पर कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस प्रॉपर्टी का नाम कहा जाता है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, तो इसीलिए यहाँ पर भी जेड टाइप का बन रहा है। तो ठीक है, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। क्लियर। अच्छा, इस डी से सी को ना आप एक्स मान लो, ठीक है। और ए से बी क्या है, हमारा लाइट हाउस है, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 75 मीटर, वो लिख दो यहाँ पर। ठीक, तो ये पूरा पूरा मैंने एक फेयर डायग्राम बना दिया है। अब इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको स्पेसिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकेशन है ये, लेट सपोज ए बी द लाइट हाउस, है ना। ए बी को हमने लाइट हाउस मान लिया, एंड टू शिप्स आर एट पॉइंट्स डी एंड सी। डी और सी पॉइंट पर दो शिप्स हैं,
एज शोन इन फिगर 13.1। तो यहाँ पर फिगर 13.1 लिख दो। और भी चीज है, लेट सपोज द डिस्टेंस बिटवीन डी टू सी इज एक्स मीटर, और उसी को हमें फाइंड आउट करना है ना। तो ध्यान रखो, जब हमने यहाँ पर लिख दिया द टू शिप्स आर एट पॉइंट्स डी एंड सी, तो इसका मतलब हमने बोल दिया है कि भाई एक शिप को डी पर, एक शिप को सी पर आप मान लो। जब आप मान लिए तो डी टू सी जो भी डिस्टेंस है वो एक्स मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो हम एक एक ट्रायंगल उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पर 75 लिख देंगे, और बी सी एज इट एज रहने देंगे जिसकी वैल्यू हमें अभी चाहिए। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75, ये हमें एक वैल्यू मिली। ओके, अब क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी डी इस बार फिर हम tan ही लेंगे, लेकिन इस बार हमें 30 डिग्री का एंगल लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस बार हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 75 ही रहेगा, है ना। मैं जरा शॉर्टकट से जा रहा हूँ, आप इसको स्पेसिफाई करते हुए लिखना। और यहाँ पर बी डी होगा, तो बी डी को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। 75 तो हम रहने देंगे, बी डी की जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस बी सी। बोले क्यों, तो देख लो, ये रहा डी से बी की दूरी, और इसे कितने खंडों से, मतलब कितने पोर्शन से ये टूटा हुआ है। तो एक तो डीसी है और दूसरा सीबी है, तो सीबी प्लस डीसी कर देंगे तो बीडी नहीं आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। अच्छा, बीसी की वैल्यू अभी अभी हमने देखा कितना आया है, 75 आया है ना। कहाँ पर आया है, ये देखो, बीसी की वैल्यू यहाँ पर 75 आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे √3 को इस साइड लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, और इस पूरे को इस साइड लेकर के आ जाते हैं। तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 टाइम्स √3। क्लियर, अब ये 75 इस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। क्लियर, अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, x इज इक्वल टू 75 को हम कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। एंड दैट इज द आंसर। समझ में आया। ओके, तो 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का मैं समझा देता हूँ, लेकिन ये आप इजीली कर लोगे। देखो, सिंपल है, दो ट्रायंगल दिख जाएंगे यानी दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दो इक्वेशन मिल जाएंगे तो आपको दो अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो जहां से भी देगा ना, वहां से आप निकाल लोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना रहता है फिगर बनाते समय, बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं। तो ये पूरा 88.2 मीटर जो है ये हाइट, ये ग्राउंड से लिया गया है। अच्छा, लेकिन ये जो गर्ल है, ये गर्ल 1.2 मीटर टॉल है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है ना। तो 1.2 मीटर टॉल है, तो एक्चुअल में जो हमारा ट्रायंगल है उसका जो हाइट है परपेंडिकुलर, वो कितना लोगे, 87 लोगे, है ना। तो 87 लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह सब दे दिया है। पूछा क्या, ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूछा है, यानी x है, ये पूछा, ठीक है। तो इसको निकाल लेना आप, बहुत ही इजी है। दो ट्रायंगल्स हैं, एक tan का ही यूज करना है ना। बड़ा वाला ट्रायंगल हो गए तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिल जाएगा बेस का, छोटा वाला ट्रायंगल हो गए तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिलेगा, ठीक। दोनों कंडीशन में आपको बेस की वैल्यू परफेक्टली मिल जाएगी। आपको लास्ट में जाकर के सिंपली बड़े वाले बेस से छोटे वाले बेस को माइनस करना है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, इस वाले x की वैल्यू, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observed a car at an angle of depression of 30 डिग्री। हमने कहा इतना सब पढ़ने का समय नहीं है, पहले इस सिचुएशन को हम सही से बनाते हैं। एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है ना, ये रहा स्ट्रेट, ये मैं 3D व्यू में मान लो कि बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्ट्रेट हाईवे है और ये टावर के फुट की तरफ जा रही है। अच्छा, तो टावर कहीं रोड साइड यहाँ पर होगा ना, टावर यहाँ पर कहीं रोड साइड में होगा। बोले ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी है जिसको कोई काम नहीं है, वो टावर के टॉप पे चढ़ जाता है
धर्मेंद्र है क्या? ऑब्जर्व और ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है? अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, तो बसंती की कार यहाँ पर होगी कहीं इस हाईवे पर, है ना? तो अगर आप ऐसे बनाओगे एक तो ट्रायंगल आपको मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे देख लो, ये हाईवे है, ठीक है, और यहाँ पर ये टावर है, ठीक है, मान लो ये टावर है, टावर के टॉप पर धर्मेंद्र खड़ा है और ये एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि 30 डिग्री पर है, शायद बसंती की होगी। तो विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, है ना? कार जो है टावर के पास ही आ रही है। हमने कहा ठीक है। 6 सेकंड लेटर, अब देखो टाइम आ गया, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना? क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि हमें एक चीज पता है, क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज हमें पता है ना, तो इसीलिए हमें नहीं घबराना है। टाइम उसने दे दिया, अच्छी बात है। डिस्टेंस हम निकाल लेंगे कहाँ से? इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम दे दिया, तो स्पीड नहीं पता हो जाएगा, तो फिर घबराना क्यों है? तो 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और 6 सेकंड बाद ये कार कहीं यहाँ पर आ गई होगी, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। हमने कहा ठीक है ना? यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लो x, और उसको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग निकाल लोगे, और टाइम आपको मिल गया है, टाइम 6 सेकंड है। फाइंड फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से? इस वाले पॉइंट से, ये जहां पर 60 डिग्री बन रहा है, इस वाले पॉइंट से कितनी देर में कार जो है फुट तक आ जाएगी? किसके फुट तक? टावर के फुट, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, स्पीड निकालेंगे उसके हिसाब से सब चीजें निकल जाएंगी। तो चलिए इस कंडीशन को अब मैं फेयरली बनाता हूँ। तो ये बन गया है, अभी मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो टावर की हाइट नहीं दी है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, है ना? हमने कहा कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि भाई देखो, तुम हाइट दोगे तो नंबर्स में दोगे, मैं नंबर्स को लेकर के सॉल्व करके निकाल दूंगा। तुम हाइट नहीं दोगे तो मैं एक सिंबल ले लूंगा एच, और उसको उठा पटक करके और क्वेश्चन का सॉल्व कर दूंगा, है ना? तो मैं इसको एच ले लेता हूँ, इसको एक्स मान लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना? बाकी सब स्पेसिफाई कैसे करते हैं इतना सब मैंने लिखा है, आप लिख सकते हो। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन, अच्छा अगर इसको एक्स माना है तो इसको क्या मान लें? वाई मान लें। चलो ठीक है, इसको वाई मान लो। 60 इज इक्वल टू एच अपॉन वाई। हमने कहा ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन tan 60। इसका मतलब y इज इक्वल टू h अपॉन √3। बोलो जी, इतना बात समझ में आया? ठीक। अब बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस वाई। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर देखो, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, वो लिख देंगे, इज इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस वाई। जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई पूरा इस तरफ चला जाएगा और √3 एच में गुणा हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच टाइम्स √3। हमने कहा ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या है? h अपॉन 3, h अपॉन √3 एज अ गिफ्ट। तो इस y की जगह पर हम ये चीज रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं, रख दो। x प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h h इंटू √3। बोलो ठीक है। अब x को एक तरफ कर दो, इस पूरे को इस साइड लाओ तो माइनस में आ जाएगा, तो h √3 माइनस h अपॉन √3। क्लियर? h को कॉमन कर लोगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3। x इज इक्वल टू h, यहाँ पर सॉल्व करो तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक चीज आ गई, x इज इक्वल टू 2h अपॉन √3। बोलो ये बात समझ में आया? ठीक। अब क्या क्वेश्चन ने बोला है कि उसने इस डिस्टेंस को ना 6 सेकंड में कंप्लीट कर दिया है ना? तो हम कहेंगे नाउ स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर x है और टाइम क्या है? 6 सेकंड, है ना? तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, x की जगह पर हम 2h अपॉन √3 लिखेंगे और होल अपॉन में 6 जाएगा, तो यहीं पर 6 को हम रख सकते हैं, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो अब आप देखो h अपॉन 3√3 मीटर पर सेकंड ये कार
चल रही है, स्पीड है इस कार की। इतना बात समझ में आया? ठीक, स्पीड निकल गया ना। अब हम सब निकाल लें। अब उसने पूछा है कि ये जो वाई डिस्टेंस है ना, वाई डिस्टेंस ये कितने देर में तय करे। हमने कहा कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस है, टाइम चाहिए, स्पीड हमें मिल गया ना। हमने कहा कोई बात नहीं, तो देखो निकाल लेंगे टाइम कितना लगेगा। तो देखो स्पीड हमें मिल गया है, डिस्टेंस इतना हमें कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, h अपॉन रूट ओवर 3 होल अपॉन स्पीड क्या है, अपन स्पीड क्या है अपना h अपॉन 3 रूट ओवर 3। ठीक है, तो इस h से इस h को काट देंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, और ये 3 इस ऊपर चला जाए, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसने ना हाइट की वैल्यू नंबर्स में नहीं दी है। अगर नंबर्स में दिया होता तो हमें सॉल्व करने में फील आता, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर्स में नहीं दिया है तो क्या हुआ, एच लेकर के हम सॉल्व करेंगे, और देखो एट द एंड एच तो अपने आप कैंसिल हो गया, है कि नहीं, और 3 सेकंड इसका आंसर आ गया। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, इसके बाद एक नया सेशन और नए जोश के साथ नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of। अरे हटाओ इसको, इतना क्या पढ़ना है, जो बोल रहा है पहले स्टार्टिंग से बनाते जाओ। एंगल ऑफ एलिवेशन है, हमने कहा ठीक है ये तो तब बनाएंगे ना जब कहाँ से कहाँ तक का लेना है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, तो पहले टावर बना, तो ये रहा टावर है ना, इस टावर का ये जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, नीचे से ही लेंगे ना, नीचे से ही लेंगे। ठीक, यानी कि इस तरफ कोई लाइन आनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट इस तरफ आनी चाहिए। बोले ठीक। यहाँ पर ये भी ध्यान दो, एंगल्स ऑफ एलिवेशन बोला है, यानी कि एक लाइन नहीं दो लाइन आएगा यहाँ। ठीक है, दो लाइन, तो दो लाइंस आएंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। कह रहा है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से होकर के आएंगे। हमने कहा ठीक है, 2 पॉइंट से होकर के आएंगे, हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पर हो, एक पॉइंट यहाँ पर हो। तो ये जो है ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, और ये जो है ये 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। कहाँ से, तो इसके मतलब कि बेस से ही होगा ना, जाहिर सी बात है इसी के बेस से होगा। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जुड़ करके 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोल दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको थीटा मान लो और इसको फिर 90 माइनस थीटा मान लो। ठीक है ना, सब सिंपल है, इसको थीटा मान लो, इसको 90 माइनस थीटा मान लो। ध्यान रखना मैथमेटिक्स एक कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर उसने जैसे बोला है, हमने कहा कि अगर तुमने हमें घुमा करके दिया है तो हम भी एंगल्स को घुमा करके रखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो एक को थीटा मानेंगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा, अपने आप वो हो जाए। प्रूफ करना है कि टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर, तो ये 6 मीटर दिया नहीं है, प्रूफ करना। हमने कहा ठीक है कर देंगे। तो बहुत सही से यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूँ। ठीक है ना, इसको हमने थीटा माना, तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बोले ठीक। इसको प्रूफ करना है कि 6 मीटर है। अच्छा, इसने एक डेटा अच्छा दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है ना, जबकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर हो गया। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, है ना, तो ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। क्लियर? स्पेसिफिकेशन वाला जो शॉर्ट नोट होता है उसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, वो आप लोग लिख लेना। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, हम क्या करेंगे, tan लेंगे, tan थीटा इजकल टू ए बी अपॉन 4। ओके, और यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स tan थीटा। क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी ले लिया हमने, तो इसमें हमारा tan थीटा नहीं बल्कि tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और tan 90 माइनस थीटा लेकर के हम क्या करेंगे, अब भले ही 90 माइनस थीटा है लेकिन इसका परपेंडिकुलर तो यही होगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन 9। ओके, अब इस हिसाब से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स tan 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो, अच्छा दोनों तो वैल्यू ऑफ ए बी ही है ना, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो गया,
और फिर यहाँ पर एक तो ऊपर tan थीटा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा के साथ, ठीक है ना। अब यहीं पर सारा खेल है। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू 36 और ये ध्यान दो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये cot थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ये पूरा होकर के 1 हो जाएगा। तो फर्दर हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इजकल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 1 या ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव सो ए बी is 6 meter. Therefore, it is proved that height of the tower is 6 meter. And that's all. Thank you very much. अगर आपको मेरा एफर्ट सही लगा तो कमेंट करके बताइए। कुछ गलती हुई है मेरे से तो वो भी बताइए ताकि मैं अपने अगले वीडियोस में उसको सुधार करूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।